हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, मतलब कि जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है वो किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तो ये टोटल 8 कर दिए हैं मैंने। देखो वैसे 7 थे, मैंने 8 इसलिए कर दिए हैं क्योंकि जो हमारी IRDAI की वेबसाइट है, ठीक है, वहां पे जो बुकलेट पड़ी हुई है, वहां पे जो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें टोटल 7 मेंशन है। पर उसमें ना प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन नहीं है, ठीक है, बाकी 7 है। और अगर आप बाकी कोई भी वेबसाइट चेक करोगे तो उसमें भी 7 है, पर उसमें प्रिंसिपल ऑफ लार्ज नंबर नहीं है और ऊपर वाले 7 है, ठीक है। तो हमारे लिए IRDA काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया प्रिंसिपल ऑफ लार्ज नंबर को। और टोटल हमारे प्रिंसिपल कितने बना दिए? 8 बना दिए, ठीक है, ताकि कोई भी मिस ना हो, क्योंकि IRDA के हिसाब से हमें चलना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स की, ठीक है। तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या बोलता है, समझ लो। देखो जैसे कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब मैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा हूँ ना, तो एक होती है इसकी थियोरेटिकल वैल्यूज, जो उसकी थ्योरी से निकाली होती है कि भाई अगर हम ऐसा ऐसा करेंगे तो इतनी वैल्यू आनी चाहिए। पर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब वैल्यू कुछ और आती है, ठीक है, क्योंकि तब हम कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल करते हैं तब वैल्यू कुछ और आती है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ लार्ज नंबर बोलता है कि आप जितनी ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करोगे ना, तो जो आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू है वो उतना ज्यादा आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू के क्लोज होती रहेगी। अब इसका क्या मतलब है, एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे समझ लो मैंने एक सिक्का उछाला, ठीक है। इतनी प्रोबेबिलिटी आपने देखो प्री निकाला, इतनी प्रोबेबिलिटी आपको आती होगी। मैंने एक सिक्का उछाला, ठीक है। तो मैंने एक कॉइन टॉस किया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। क्यों? 1/2 होता है। दो आउटकम्स है जिसमें से एक बारी आएगा हेड, तो 1/2, ठीक है। तो ये होगी हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। ये थ्योरेटिकल वैल्यू कि एक सिक्के को उछालने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। वहीं अगर मैं एक सिक्के को 10 बार उछालता हूं, तो थ्योरी के हिसाब से कितना आना चाहिए? 0.5, यानी कि 5 बार हेड आना चाहिए। पर जरूरी थोड़ा है कि 10 बार उछालने पे 5 बार हेड ही आए। सपोज 4 बार हेड आया, 6 बार टेल आया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.4। क्यों? 4/10, 0.4, ठीक है। वही मैं सिक्के को समझ लो 100 बार उछाल रहा हूं, ठीक है। मैंने सिक्के को उछाला 100 बार, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? समझ लो हेड आया मेरा कम से कम 41 टाइम्स और टेल आया मेरा 59 टाइम्स, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 0.41 पर, ठीक है, 0.41। वही अगर मैं सिक्के को समझ लो 10,000 बार उछाल रहा हूं, ठीक है, 10,000 बार उस सिक्के को मैं टॉस कर रहा हूं, और उसमें हेड आया सपोज 4,900 टाइम्स और टेल आया 5,100 टाइम, तो यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.49, ठीक है। जो कि देखो इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उसके काफी पास है, ठीक है। तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर यही बोलता है, जब आप जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो कर रहे हो, आप जो भी इवेंट कंडक्ट कर रहे हो, उसकी आप नंबर्स इंक्रीज करते हो, तो जो उसकी वैल्यू आती है ना, वो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू के पास जाती रहती है। अब इसका इंश्योरेंस सेक्टर में क्या काम है वो समझते हैं। देखो समझ लो मेरी एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, और मैंने 100 पॉलिसीज बेची हैं, टर्म प्लान बेचे हैं, ठीक है। मैंने 100 टर्म प्लान बेचे हैं, और मैंने टर्म प्लान ये बचा कि अगर बाय चांस इसमें से किसी की डेथ हो जाती है तो मैं कितने का क्लेम दूंगा? 1 लाख का क्लेम दूंगा हर पर्सन को, ठीक है, जिसकी डेथ होती है। और मैंने ये थियोरेटिकली एज्यूम किया कि हर साल लगभग 10 लोग मरेंगे, ठीक है। और मैंने टर्म प्लान का टर्म जो प्रीमियम रखा है वो क्या रखा है? एक पर्सन से मैं लूंगा 11,000 रुपए, ठीक है। एक पर्सन से लूंगा साल के 11,000 रुपए। तो 100 बंदों के कितने कलेक्ट हो जाएंगे मेरे पास? 11 लाख, ठीक है। 11 लाख रुपए कलेक्ट हो जाएंगे। 10 बंदे मरे, एक बंदे को मैंने लाख रुपए दिया, तो 10 बंदों को कितना दे दिया मैंने? 10 लाख, ठीक है। तो यहां से मैंने प्रीमियम दे दिया 10 बंदों को, ठीक है, और 1 लाख का मेरे को प्रॉफिट भी हो गया। तो ये थी मेरी थ्योरी वैल्यू, ठीक है। पर क्या होगा अगर बाई चांस 12 बंदे मर जाएं, तब तो मेरे को लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो वहां आता है आपका लॉ ऑफ लार्ज नंबर एप्लीकेबल होता है। क्या? कि अब मैं ये पॉलिसी 100 पे ना रख के ज्यादा से ज्यादा लोगों पे बांटू, 1000 करूं इसकी संख्या, या 10,000 करूं, या 1 लाख लोगों को बांटू। उससे क्या होगा, जो मेरी रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो मेरा रिजल्ट आएगा, जितने बंदे मरेंगे, वो मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू के आसपास ही आएगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ लार्ज नंबर ये बोलता है कि अगर आप इवेंट्स को इंक्रीज करते हो, तो जो आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू आती है वो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू के पास हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ लार्ज नंबर। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, गुड फेथ का मतलब ये है कि जब आप पॉलिसी खरीद रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। एक जो पॉलिसी खरीद रहा है, ठीक है, जो बायर होता है पॉलिसी का। दूसरा इंश्योरेंस कंपनी जो सेल कर रही होती है। तो अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब ये है कि जो खरीद रहा है ना पॉलिसी, वो भी कंपनी से सब बातें सच सच बताएगा, और जो पर्सन बेच रहा है, ठीक है, वो भी अपने कस्टमर को सारी बातें अपनी पॉलिसी के रिलेटेड सच सच बताएगा। ऐसा ना हो कि जैसे
बाद में बंदा अगर क्लेम लेने के लिए आए तब बोले कि ना ना हमारी पॉलिसी में तो ये था ही नहीं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, दोनों बंदे आपस में एकदम सच बोलेंगे, ठीक है। पर ऐसा देखो होता नहीं है, ये होती है किताबी बातें, एक होता है नॉलेज बाय थ्योरी, एक होता है नॉलेज बाय प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये सब किताबों में लिखी बातें हैं, इसको आजकल कोई नहीं फॉलो कर रहा है। मैं आपको लाइव एग्जांपल देखा देता हूँ। देखो जैसे हम एसबीआई में ना, तो जो हमारे मैनेजर वगैरह होते हैं वो बेचते हैं एसबीआई लाइफ की पॉलिसी, ठीक है। तो कभी पूरी बात सच नहीं बताते, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें बताएंगे और कस्टमर को चिपका देंगे एसबीआई लाइफ। और वही अगर मैं कस्टमर की बात करूं तो देखो कस्टमर भी चालू होते हैं। मैं अपने फील्ड अफसर की बात करता हूं, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे। तो वो फील्ड अफसर है, उन्होंने ले रहा था टर्म प्लान अपना, ठीक है। तो वो थे स्मोकर। तो उन्होंने क्या किया कि अब देखो जो एसबीआई लाइफ का टर्म प्लान होता है उसमें मेडिकल चेकअप भी होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हाई फाई नहीं पर थोड़ा बेसिक मेडिकल चेकअप होता है, ठीक है। तो मेडिकल चेकअप के लिए उन्होंने क्या किया, कम से कम 1 महीना ना उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या कहते हैं नॉन स्मोकर कैटेगरी में टर्म प्लान लिया। अब इससे फर्क क्या पड़ा, जो अगर वो स्मोकर कैटेगरी में ले रहे थे ना अगर टर्म प्लान, तो उनको पड़ रहा था 90 लाख का, उनको इंश्योरेंस वाला मिल रहा था, 90 लाख का टर्म प्लान मिल रहा था, ठीक है। पर उनको ज्यादा अमाउंट का चाहिए था, पर अगर वो स्मोकर कैटेगरी में लेते तो उनको 90 लाख का ही मैक्सिमम मिल रहा था एसबीआई लाइफ का टर्म प्लान, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को नॉन स्मोकर डिक्लेयर कर दिया, जिससे क्या हुआ, उनको जो टर्म प्लान मिल गया वो 1.5 करोड़ का मिला है, ठीक है। कि अब अगर बाई चांस उनकी कुछ डेथ हो जाती है, इन केस ऐसा होना, ठीक है, अगर बाई चांस उनकी डेथ हो जाती है तो उनको, उनकी फैमिली को कितने का क्लेम मिलेगा, 1.5 करोड़ का, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नॉन स्मोकर कैटेगरी में रजिस्टर किया है, ठीक है। वही अगर स्मोकर में करते तो उनको क्लेम कितने का मिलना था, मैक्सिमम 90 lakhs का। तो देखो ऐसे कस्टमर भी झूठ बोल रहे हैं और जो पॉलिसीज बेच रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको कोई फॉलो कर नहीं रहा है बेसिकली। पर इंश्योरेंस फील्ड जो बनी थी तो ये प्रिंसिपल रखा हुआ था कि एटमोस्ट गुड फेथ रखा जाएगा, कि मतलब दोनों पार्टीज आपस में सच बोलेंगी, पर ऐसा कुछ फॉलो कर नहीं रहे, ठीक है। बढ़ते आगे, ये कहने की बात रह गई अब बात करते हैं हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट की। तो देखो जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो हमें बताता है कि हम किस चीज की पॉलिसी करवा सकते हैं और किसकी पॉलिसी नहीं करवा सकते। अब वो कैसे बताता है, एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है XYZ और उसने इस चीज की पॉलिसी करवानी है। अब ये जो चीज है ये लिविंग थिंग भी हो सकती है, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसकी पॉलिसी करवानी है। तो अब कैसे पता लगाएं कि ये इस चीज की पॉलिसी करा सकता है कि नहीं करवा सकता। तो देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर इस चीज के डैमेज होने पे XYZ को डायरेक्ट लॉस हो रहा है तब तो वो इसकी पॉलिसी करवा सकता है। पर वहीं अगर इस चीज के डैमेज होने पे XYZ को कोई लॉस नहीं हो रहा तो वो इस चीज की पॉलिसी नहीं करवा सकता, ठीक है। तो अगर डैमेज होने पे लॉस हो रहा है, डैमेज होने पे लॉस हो रहा है, तब वो चीज क्या कहलाई जाती है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। और वहीं अगर डैमेज होने पे लॉस नहीं हो रहा तो वो क्या कहलाई जाती है, नॉन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। उसमें आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। अगर डैमेज होने पे लॉस हो रहा है तो आपका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, और अगर डैमेज होने पे कोई लॉस नहीं हो रहा तो आपका उसमें कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज 2 व्यक्ति हैं, एक है राम, ठीक है, और एक है श्याम, और दोनों के पास है कार, ठीक है। दोनों के पास कार है, पर शाम के पास क्या है, पैसों की दिक्कत हो गई, ठीक है। तो देखो राम को अपनी कार की इंश्योरेंस करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। क्यों, क्योंकि कल को अगर इसकी कार का एक्सीडेंट हुआ तो इसका मेंटेनेंस का खर्चा किस पे आएगा, राम पे आएगा। तो राम अपनी कार की इंश्योरेंस करवा सकता है। पर शाम के पास इस वक्त पैसा नहीं है, तो क्या राम शाम की कार का इंश्योरेंस करवा सकता है, नहीं करवा सकता, ठीक है। हाँ ये है कि शाम को पैसे उधार दे दे और शाम अपनी तरफ से करवा ले, पर राम शाम के बिहाफ पे खुद नहीं ले सकता इंश्योरेंस। क्यों, क्योंकि कल को अगर शाम की गाड़ी ठुकेगी तो राम को कोई फाइनेंशियल लॉस होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो शाम की गाड़ी है, शाम को ही ठीक करवानी पड़ेगी, तो राम का कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए राम शाम की गाड़ी का अपने बिहाफ पे इंश्योरेंस नहीं करवा सकता। ये है कि वो उसको पैसे उधार दे दे और शाम खुद इंश्योरेंस करवा ले, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और काफी इंपॉर्टेंट है, जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ये कब देखा जाता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखा जाता है जब आप पॉलिसी साइन कर रहे हो उस वक्त का। अब इसका क्या मतलब हुआ, सपोज ये 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक है आपका हस्बैंड, एक है वाइफ, ठीक है। तो वाइफ ने हस्बैंड का टर्म प्लान लिया, ठीक है। तो देखो जब टर्म प्लान लिया तब तो जाहिर सी बात है वाइफ का जो है वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। क्यों, क्योंकि कल को हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो वाइफ को तो लॉस हुआ ही हुआ ना, क्योंकि देखो हस्बैंड अर्निंग था, उससे घर का खर्चा चल रहा था, तो वो तो उसको लॉस हुआ, ठीक है। पर क्या हुआ, जब इसने टर्म प्लान लिया उसके कुछ साल बाद इनका डाइवोर्स हो जाता है, और डाइवोर्स होने के बाद हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो क्या कंपनी इसको क्लेम देगी, बिल्कुल देगी। क्यों, क्योंकि जब पॉलिसी इन्होंने साइन की थी तब वो क्या था, इंश्योरेबल इंटरेस्ट था।
तब वो हस्बैंड वाइफ थे, तब वो कपल थे, तो इसलिए कंपनी को इसको इंश्योरेंस क्लेम देना पड़ेगा। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बढ़ते आगे और बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की। अब इसका मतलब क्या होता है, ये काफी इजी है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा टेक्निकल बात नहीं है। सपोज मेरी बाइक है, ठीक है, मेरी बाइक है और मेरी बाइक का इंश्योरेंस है 2 लाख का। 2 लाख का इंश्योरेंस है, मेरी क्लासिक 350 है, ठीक है, तो उसका इंश्योरेंस है 2 लाख का, ठीक है। कल को मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है और हेडलाइट वगैरह टूट जाती है, सिर्फ हेडलाइट टूटती है, और हेडलाइट का खर्चा आता है समझो 30,000 रुपये, ठीक है। तो क्या मैं 2 लाख का इंश्योरेंस पूरा लूंगा? नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बोलता है जितने का आपका लॉस हुआ है आपको क्लेम उतने का ही मिलेगा, उससे ना ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। जितने का आपका लॉस हुआ है उतने का आपको क्लेम मिलेगा। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, मतलब कि जो आपका लॉस हुआ है, ठीक है, बस उसका क्लेम मिलेगा आपको, ठीक है, उससे ज्यादा का क्लेम नहीं मिलेगा। पर ये किस पे, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, उस पे अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई तो आप उसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते उसकी डेथ से कितना लॉस हुआ है, तब आपको पूरा क्लेम देना ही पड़ता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी आपका लाइफ इंश्योरेंस पे काम नहीं करता, ये बात याद रखना, क्योंकि उसमें एक पर्सन की डेथ हो रही है। अब आपको नहीं पता कि एक घर के लिए उस व्यक्ति की कितनी जरूरत थी जिसकी डेथ हुई। समझ लो एक घर है, ठीक है, उसमें एक व्यक्ति था जिसने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है। अब वो सिंगल ओनर है उस घर का, ठीक है, वो अकेला ही उस घर में कमाता है। अब इसकी डेथ हो जाए तो आप उसकी कैलकुलेट नहीं कर सकते ना वैल्यूएशन की, उस घर ने कितना क्या खोया, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको पूरा क्लेम सेटलमेंट करना पड़ता है, जितने की उसने पॉलिसी ले रखी होगी उतना पूरा पैसा देना पड़ेगा। वहां आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। पर जैसे बाइक का एक्सीडेंट हुआ या कार का एक्सीडेंट हुआ या बिल्डिंग में आग लग गई, तब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ है, और उसके हिसाब से आप क्लेम की सेटलमेंट करोगे, ना कि जितने की इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। बढ़ते आगे और बात करते हैं हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन की। तो देखो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अभी जैसे मैं देखो एसबीआई में वर्क कर रहा हूँ और मेरी पोस्टिंग है इस वक्त कांगड़ा में, ठीक है। तो सपोज कल को मेरी ट्रांसफर होते हुए मेरी पोस्टिंग हो जाती है कहीं, सपोज भटिंडा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अभी न्यूज़ में भी था मिलिट्री बेस पे इधर अटैक हुआ है, तो मेरे को एकदम से यही नाम आया। तो सोचो मेरी कल को पोस्टिंग हो जाती है बठिंडा में, ठीक है, और मेरे पास है फर्नीचर 4 लाख रुपए का, जिसकी मैंने इंश्योरेंस भी करा रखी है, ठीक है, जिसकी मैंने इंश्योरेंस भी करा रखी है। अब मेरे को ये फर्नीचर भी पूरा ट्रांसपोर्ट करना है बठिंडा को, ठीक है, मैं अपने साथ फर्नीचर लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक कंपनी ढूंढूंगा ट्रांसपोर्ट वाली। सपोज कंपनी मिल गई मेरे को XYZ कंपनी मिल गई। अब मैंने उनको कहा कि भाई मेरे पास ऐसे ऐसे मेरी ट्रांसफर हो गई और मेरे पास इतना फर्नीचर है और मेरे को बठिंडा लेके जाना है। तो कंपनी कहती है कोई बात नहीं, हम अपना ट्रक भेज देंगे, ठीक है, और एक बढ़िया सा ड्राइवर भेज देंगे ट्रेंड, वो आपका सारा सामान बठिंडा पहुंचा देगा। तो ठीक है, इन्होंने मेरा सामान पहुंचा दिया बठिंडा। फिर जब हम इस ट्रक को अनलोड करने लगे, ठीक है, सामान निकालने लगे, तब मैंने देखा यार मेरा फर्नीचर डैमेज हो गया कुछ, ठीक है। तो मेरा फर्नीचर डैमेज हो गया। अब क्या है कि मैंने उसकी इंश्योरेंस करा रखी है, 4 लाख का फर्नीचर था तो मैंने उसकी इंश्योरेंस करा रखी थी। तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा वापस? तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। पहले वो असेस करेंगे कि भाई आपको नुकसान कितने का हुआ, आपका कितने का फर्नीचर टूटा है। सपोज मेरा फर्नीचर टूटा है 30,000 का, तो वो मेरे को कितने की पेमेंट करेंगे, 30,000 की पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 30,000 की पेमेंट करेगी, जिससे मेरी भरपाई हो जाएगी जो मेरा फर्नीचर टूटा होगा, ठीक है। पर यहाँ पे एक बात और आती है, यहाँ पे मेन कल्पिट कौन था जिसकी वजह से फर्नीचर टूटा? ये XYZ कंपनी का ट्रक ड्राइवर और इनकी मैनेजमेंट, जिन्होंने मेरी पैकिंग वगैरह की थी। तो ठीक है, गलती किसकी थी? इनकी थी। तो देखो यहाँ पे मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैंने 30,000 तो चलो इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया, अब मैं इन पे भी प्रेशर डालूंगा कि भाई तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ है और 30,000 इनसे भी लूंगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बोलता है वो कहता है कि इंश्योरेंस से आप कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। और यहाँ पे देखो शॉर्ट मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, कैसे? क्योंकि 30,000 मैंने इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया और 30,000 मैं XYZ से लेना चाहता हूँ, और मेरा नुकसान कितने का हुआ था? 30,000। तो देखो 30,000 गवा के मैंने 60,000 ले लिए, तो मेरे को 30,000 का तो प्रॉफिट हो गया ना। और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बोलता है कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो क्या मैं फिर ये 30,000 छोड़ दूं? बिल्कुल मेरे को छोड़ने ही पड़ेंगे। तो क्या XYZ कंपनी को भी छोड़ दें जो मेन कल्पिट थी? नहीं, XYZ कंपनी को नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ पे। अब देखो जैसे हमने कल पढ़ा था रिस्क, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिस्क में हमने पढ़ा था लाइबिलिटी, कि जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ और सामने एक गाड़ी खड़ी है पार्किंग में, ठीक है, और मैं इस गाड़ी को ठोक देता हूँ जाके। तो यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी हुई? मेरी हुई, मेरी गलती से ये गाड़ी ठुकी, तो इसका जो नुकसान होगा कौन भरेगा? मैं भरूंगा, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है। तो वहीं पे यहाँ पे भी जो 30,000 का नुकसान हुआ है, ये लाइबिलिटी किसकी हुई? XYZ कंपनी की।
तो इसका भुगतान कौन करेगा? XYZ कंपनी करेगी। पर ये किसको करेगी? ये मेरे को नहीं करेगी, ठीक है, मेरे को नहीं करेगी, ये किसको करेगी? इस इंश्योरेंस कंपनी को करेगी, जिसने मेरे को पहले ही पेमेंट दे दी नुकसान की, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। इसको सिंपल सी भाषा में बताऊं अगर मैं, तो सपोज ये है हमारे, सपोज रोहित, ठीक है, ये है रोहित, इसके पास थी एक कार। अब इसकी कार क्या है, समझ लो खाई में गिर जाती है, ठीक है, ये कूद जाता है और खाई में गाड़ी गिर जाती है, गाड़ी की हो जाती है टोटल लॉस, ठीक है। तो इसने इस गाड़ी की इंश्योरेंस करा रखी थी, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है हमारी, वो इसका हर्जाना दे देती है रोहित को। पर अब ये जो कार है ना, ये किसके पास रहेगी? ये इंश्योरेंस कंपनी के पास रहेगी, ठीक है। अब इसमें समझ लो अगर बाय चांस इसके टायर सही सलामत है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस टायर को बेच के पैसा कमा सकती है। अगर सपोज इसके स्पीकर ठीक है, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी स्पीकर को बेच के पैसा कमा सकती है। अब वो किसके पास चली जाएगी? सारी चीजें इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी को राइट मिलता है कि वो अपना जो उसने क्लेम दिया है उसकी रिकवरी कर सके जिस तरह वो करना चाहे, ठीक है, इन अ राइट मैनर, ठीक है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन की। ये भी काफी ईजी है, ठीक है, इसको समझते हैं। देखो सपोज मेरी एक बिल्डिंग है, ठीक है, मेरी बिल्डिंग है, इसकी नेट वर्थ है समझ लो कितने रखें, 90,000 रख लेते हैं, ठीक है, 90,000 की मेरी बिल्डिंग है। तो मैंने क्या किया कि जो इसकी 60,000 है ना, 60,000 के मैंने इसकी इंश्योरेंस करवाई ABC कंपनी से, ठीक है, और 30,000 की इंश्योरेंस करवा ली मैंने XYZ कंपनी से, ठीक है। 90,000 की बिल्डिंग थी, 60,000 की इंश्योरेंस ABC कंपनी से करवा ली, 30,000 की XYZ कंपनी से करा ली। अब क्या हुआ, कल को मेरे इसमें बिल्डिंग में आग लग गई, ठीक है, आग लग गई, तो मेरे को क्लेम कितने का मिलेगा? 90,000 का? नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या आएगा? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। वो चेक करेंगे कि मेरे को लॉस कितने का हुआ है, उसके हिसाब से मेरे को हर्जाना मिलेगा, क्लेम मिलेगा। तो उन्होंने देखा कि भाई जलने, आग के कारण लॉस हुआ है 18,000 का मात्र, तो ये 18,000 कैसे मिलेंगे मेरे को? तो देखो ABC ने और XYZ ने जो क्या कहते हैं इंश्योरेंस की है, वो किस रेशो में की है? 2:1 में, ठीक है, कि दो हिस्से अगर ABC कंपनी ने इंश्योरेंस की है तो एक हिस्सा XYZ कंपनी ने। तो 18,000 की पेमेंट जो मेरे को मिलेगी वो भी 2:1 में मिलेगी, मतलब 12,000 जो है वो ABC कंपनी देगी और 6,000 जो है वो XYZ कंपनी देगी, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि ABC कंपनी सीधा ही मेरे को 18,000 दे देगी और 6,000 खुद XYZ कंपनी से ले लेगी, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब जिन जिन ने इंश्योरेंस की है वो उतना उतने हिस्से में आपको क्लेम देंगे, ठीक है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। बढ़ते आगे और बात करते हैं हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट की। तो इसका मतलब क्या है? देखो ये कहता है कि आपने समझ लो एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और आपको उसका क्लेम चाहिए, तो आपको उसका क्लेम तभी मिलेगा कि अगर कोई इवेंट हो रहा है जिससे आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, कोई इवेंट हो रहा है जिससे आपको लॉस हो रहा है और वो इवेंट आपकी पॉलिसी में मेंशन्ड है, उसी पे आपको क्लेम मिलेगा। अगर कोई और इवेंट अकर हो रहा है जिससे आपको लॉस हो रहा है पर वो पॉलिसी में मेंशन नहीं है, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है? देखो सपोज एक पर्सन है, ठीक है, इसका नाम है अजय, इसने करा रखी हमारी PMSBY। सब जानते हैं क्या होता है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, 20 रुपए की होती है, 2 लाख का कवर होता है और एज क्राइटेरिया कितना होता है? 18 से 70 साल, ठीक है। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है कि आपको 2 लाख मिलेंगे, पर कब? अगर आपकी डेथ होती है एक्सीडेंटली, ठीक है, ये स्पेशल मेंशन है कि एक्सीडेंटली डेथ होती है तभी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मेरी जैसे मर्जी डेथ हो मेरे को पैसा मिले, तो उसके लिए क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है, उसका प्रीमियम कितना है? 436 रुपए, और उसमें कितना क्लेम मिलता है? 2 लाख का ही क्लेम मिलता है। और इसमें क्या है कि जैसे मर्जी डेथ हो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, और प्रीमियम कितना है? 436। पर SBY की बात करें तो 20 रुपए का प्रीमियम है, 2 लाख मिलेंगे, पर डेथ कैसे होनी चाहिए? एक्सीडेंटली होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे अजय जी ने करा रखी थी SBY, ठीक है, PMSBY, और ये अपनी बाइक पे चले हुए थे, ठीक है। तो अचानक से क्या होता है? इनका हो जाता है एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट में क्या होता है? इनको चोट वोट लगती है थोड़ी बहुत, ठीक है, इनको चोट लगती है और खून निकलता है। तो अजय जो था वो कमजोर दिल का व्यक्ति था, उसने खून देखा, वो घबरा गया, ठीक है, और उसको आ गया हार्ट अटैक, ठीक है, उसका हार्ट हो गया फेल और उसको ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक आ गया और उसकी डेथ हो गई। तो इस सिनेरियो में क्या अजय को 2 लाख, अजय की फैमिली को 2 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो बेशक उसका हुआ एक्सीडेंट था, पर उसकी डेथ किससे हुई? हार्ट अटैक से हुई, जो कि आपकी PMSBY में कवर्ड नहीं है, तो इसलिए उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ अप्रोक्सीमेट कॉज यही बोलता है कि जो चीज मेंशन्ड है अगर वो चीज हो रही है तब तो आपको क्लेम मिलेगा, उसके अलावा कुछ और चीज हो रही है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और समझाता हूं मैं। जब मैंने बाइक ली थी ना अपनी,
तो जब मैं उसकी इंश्योरेंस करवा रहा था तो मेरे को कंपनी वालों ने बोला कि एक थेफ्ट प्लान है, ये ऐड ऑन करवाना चाहते हो आप, कि इसमें अगर आपकी बाइक चोरी हो जाएगी तो आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, सारे पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने ये डिनाई कर दिया, ठीक है। तो अब मेरी बाइक की इंश्योरेंस क्या है कि देखो कोई एक्सीडेंट होता है या आग लगती है या टूट फूट जाती है तो मेरी को पूरा क्लेम मिलेगा, ठीक है, जितना का नुकसान होगा उतने का पूरे का क्लेम मिलेगा। पर बाई चांस अगर मेरी बाइक चोरी हो जाती है तो मेरे को कोई क्लेम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने थेफ्ट वाला तो लिया ही नहीं है, और जो इंश्योरेंस करवाई है उसमें थेफ्ट वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो मेरे को चोरी होने पे कोई क्लेम नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी बाइक टूट जाती है, आग लग जाती है, कोई जला देता है कुछ भी, तब मेरे को क्लेम मिल जाएगा, पर चोरी होने पे नहीं मिलेगा। तो प्रोक्सीमेट कॉज क्या बोलता है कि जो इवेंट्स मेंशन्ड है उसी का क्लेम मिलेगा आपको, उसके अलावा कोई और क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन की। इसमें क्या बोलता है कि अगर देखो बहुत सिंपल है, जैसे मैंने अभी पिछले वाला एग्जांपल लिया था कि जो मेरी बिल्डिंग थी जिसमें मैंने क्या कहते हैं 60,000 किसी और से करवाया था, 30,000 किसी और से करवाया था, और इसमें आग लग गई थी, अभी एग्जांपल लिया था ना मैंने। तो इसमें क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन कहता है जैसे आपकी बिल्डिंग में समझ लो आग लग गई, ठीक है, फायर लग गई, तो ये नहीं कि आप कोने में बैठ जाओ कि भाई मेरी बिल्डिंग की इंश्योरेंस तो हो रखी है, जलने दो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी ना। आपने वैसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करना है कि जो नुकसान हो रहा है उसको मिनिमाइज कर पाओ आप, ठीक है। चाहे वो आप पानी फेंको, मिट्टी फेंको, या फायर ब्रिगेड को कॉल करो, ठीक है, कि आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करना है कि जो लॉस हो उसको कम से कम कर पाऊं, मैं मिनिमाइज कर पाऊं लॉस को। तो ये बोलता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशंस। तो ये थे हमारे सारे प्रिंसिपल्स जिस पे हमारी इंश्योरेंस सेक्टर काम करती है। तो ये आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।